नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार एट 150 अभियान की तैयारियों पर वर्चुअल बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि एकता मार्च के सफल आयोजन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विद्यालय और महाविद्यालयों में सांस्कृतिक जन जागरूकता कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाए। अभियान में युवाओं, महिलाओं, स्थानीय निकायों, एनसीसी, स्वयं सहायता समूह, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सीएम धामी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। सरदार पटेल के योगदान और एक भारत श्रेष्ठ भारत के उनके संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम को भव्य और प्रेरणादायक रूप से आयोजित किया जाएगा। टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा रिवर फ्रंट परियोजना समेत 19 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने चंपावत जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। तो सीएम धामी ने कहा कि चंपावत जिले में कृषि और उद्यान का क्षेत्र में असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। कीवी उत्पादन के क्षेत्र में चंपावत जिले ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सबसे आगे स्थान हासिल किया है। इसके अलावा सेब उत्पादन, तिमूर मिशन और तेजपात की खेती में भी जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में काम को और गति देने के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस विषय पर पंतनगर स्थित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति से भी हाल ही में चर्चा की गई है। मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय से बात करी थी पहले ही, और चूंकि यहाँ पर हमारे कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं इस जनपद में है। कीवी का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, सेब का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। यहाँ पर और अनुसंधान आगे बढ़े और कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकियां हैं, नई नई प्रजातियां हैं, नए नए पौधे हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र के लोग अपनी आर्थिकी बढ़ाएंगे, उसके साथ राज्य और देश की आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे पाएंगे। टनकपुर में शुक्रवार को शारदा घाट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लेते हुए आपको बता दें कि 185.20 करोड़ से बनने वाले शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा कॉरिडोर परियोजना हमारी आस्था, संस्कृति, धरोहर और सतत विकास का केंद्र है। जो हमारा टनकपुर, ये चंपावत का एक ऐसा क्षेत्र है जो मां शारदा का तट है, मां पूर्णागिरी का स्थान है, और पूरे देश भर के श्रद्धालु भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। और ये आंकड़ा वर्ष भर हम निकालते हैं तो लगभग 30 लाख से भी अधिक का होता है। एक बड़ी संख्या है यहाँ लोगों को और अच्छा आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये स्थान और अच्छा हो। यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनने की दिशा में भी बहुत संभावनाएं हैं। तो ये चूका का, बूम का क्षेत्र, इस शारदा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस परियोजना पर काम हो रहा है, उसमें अपार संभावनाएं यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन की भी हैं, आध्यात्मिक रूप से पर्यटन की भी हैं। श्रद्धालुओं के, तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए अच्छा स्थान बनना चाहिए, इसलिए इस शारदा कॉरिडोर को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके काम को गति मिले, उसके लिए आज इसकी समीक्षा भी की है। सभी अधिकारीगण आए हैं पूरे क्षेत्र में, अन्य संभावनाओं पर भी देखेंगे इसको। जहां बनबसा से आगे से लेकर बूम तक के क्षेत्र को, चूका तक के क्षेत्र को इसके अंतर्गत लिया गया है। यहाँ पर ISBT का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, बोलो शारदा मैया की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत जनपद के बनबसा स्थित गुदमी क्षेत्र में एलपीएआई द्वारा लगभग 500 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना भारत नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में बेहद सहायक सिद्ध होगी। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी ये क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एक दिवसीय चंपावत दौरे के दौरान बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में आयोजित भैया दूज समारोह में हिस्सा लिया, जहां इस दौरान कुमाऊं की पारंपरिक पूजन के इस पवित्र अनुष्ठान में महिलाओं ने मुख्यमंत्री की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराएं हमारी पहचान है और इन पर्वों के माध्यम से हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रदेश की माताओं और बहनों को भैया दूज की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पार्टी प्रवक्ताओं की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का नाम भी शामिल है। उन्हें बीजेपी में प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस ने तीखा तंज कसा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में सर्वे सर्वा थे और नंबर 2 की पोजीशन में थे, विधायक और मंत्री बनने की आकांक्षा रखते थे, वो बीजेपी ने प्रवक्ता बने हैं, तो जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसे ही हो जाता, बहुत आश्चर्यजनक है और ऐसे नेताओं को एक सबक भी है जो कांग्रेस पार्टी में सर्वे सर्वा थे, जो मंत्री बनने के ख्वाब देखते थे, विधायक बनने के ख्वाब देखते थे और भारतीय जनता पार्टी में जो है एक अंदरूनी जिम्मेदारी उनको वो भी बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली है। तो निश्चित तौर पर उन नेताओं को भी सोचना चाहिए जो अपनी मां समान पार्टी को छोड़ करके गए हैं, जो पार्टी की निष्ठा को त्याग करके गए हैं। आखिर उनका पार्टी छोड़ने का क्या मकसद था? बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर 9 प्रवक्ताओं की घोषणा की गई है, तो वहीं सूची में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और राजपुर विधायक खजान दास का नाम भी शामिल है। हालांकि इसे लेकर धर्मपुर और राजपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पार्टी जिस भी रूप में मुझे उपयोगी करेगी वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जिम्मेदारी निभाऊंगा। हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है तो मेरा उपयोग पार्टी किस रूप में करना चाहती है, मैंने तो पूर्णतः समर्पण दे रखा है और मेरा संकल्प है जीवन का कि पार्टी जिस रूप में भी रखेगी, एक कार्यकर्ता के रूप में भी रखी तो भी काम करेंगे। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अपना जितना भी हमारे अंदर क्षमताएं हैं, जितनी समझ है उसके हिसाब से उसको निभाएंगे। कार्यकर्ताओं को मन छोटा नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कोई काम सौंपा उस काम को पूरा करना हमारा दायित्व, हम करेंगे।
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है और यहां तक कि 2003 से लगातार मैं किसी न किसी पद पर हूं, चाहे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूं और चाहे अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं और चाहे 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूं, महामंत्री रहा हूं पार्टी का और प्रवक्ता के रूप में मैं 2021 से लगातार और अभी भी मुझे प्रवक्ता बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती को लेकर सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जिस पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार विशेष सत्र में राज्य आंदोलनकारियों, बेरोजगार, नौजवान और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या विधेयक में लेकर आती है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य गठन को 25 साल भी हो रहे हैं और सरकार इस जश्न को मनाना चाहती है, लेकिन विशेष सत्र में राज्य के आंदोलनकारियों के लिए, राज्य के बेरोजगार नौजवानों के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या बिल लेकर के आती है, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर ये राज्य त्याग, तपस्या और बलिदान से बना राज्य है। आंदोलनकारियों की ने इसके लिए शहादतें दी हैं और शहादतों का सम्मान अगर सरकार करती है और राज्य आंदोलनकारियों और राज्य के बेरोजगारों के लिए कुछ विशेष इस सत्र में करती है तो निश्चित तौर पर ये सत्र होना चाहिए। हाँ। देहरादून में 17वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। तो इस मौके पर डाक विभाग, भारतीय रेलवे और टीएचडीसी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी गुर्जर ने कहा कि ये पहल युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करने और उनकी प्रतिभा को पहचानने का अवसर है। और जैसे कि टीएचडीसी में आज टोटल 40 कैंडिडेट लगभग आए थे और ये टीएचडीसी का संस्था की सबसे बड़ी बात है कि रोजगार मेला के द्वारा इतना सारे कैंडिडेट को निमंत्रण दिया गया और वो सारे उपस्थित भी हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे और भी ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्शन हो और हमारे देश का नाम रोशन में हेल्प करे। हमारे रेलवे की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट में जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं उनको 14 कैंडिडेट हमारे हैं जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के सौजन्य से जो है अलग अलग, ये तो सिर्फ यहाँ देहरादून में जो जिन लोगों सेलेक्ट किए हैं विभिन्न डिपार्टमेंट का नियुक्ति पत्र दिए जाते रहे। पहले भी हम लोगों की तरफ से काफी अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए। विभाग के द्वारा 17 रोजगार मेला में यहाँ उत्तराखंड में 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें डाक विभाग है, रेलवे है, एनएचडीसी है और सशस्त्र बल और विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कोटद्वार नगर निगम को हाल ही में मिला अटल निर्मल नगर पुरस्कार विवादों में घिर गया है। नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि इस पुरस्कार का असली हकदार पूर्व मेयर हेमलता नेगी और तत्कालीन नगर आयुक्त वैभव गुप्ता थे। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान नगर निगम की सफाई व्यवस्था में सुधार के कारण ही ये पुरस्कार मिला। तो बीजेपी मेयर शैलेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते सफाई कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं कि पुरस्कार मिलने के बावजूद पुरस्कार और सम्मान का लाभ वर्तमान मेयर को दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने नगर निगम को 20 लाख रुपए का चेक सौंपा था, जिसे मेयर शैलेंद्र रावत ने ग्रहण किया। इस घटना ने नगर निगम में राजनीतिक और प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं।
हम इनसे काम लेते हैं। अगर इस एक बच्चे से गलती कोटद्वार के महापौर और यहाँ के नगर आयुक्त को बुलाया था सम्मानित करने के लिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि वो सम्मान ये लायक नहीं थे। उस सम्मान के लायक पूर्व हमारी हेमलता नेगी जो पूर्व मेयर थी, जो पूर्व में हमारे वैभव गुप्ता जी थे, उन्हें अपने कथक प्रयास से कोटद्वार शहर को स्वच्छ बनाने में कोटद्वार नगर निगम को तीसरी नंबर की श्रेणी में लेकर आए। तो नाले में कुत्ता गिर जाए, सांड गिर जाए, कुछ भी हो, आपका एक देहरादून में बीजेपी राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ 27 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक देहरादून में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सांसद खेल महोत्सव के तहत प्रदेश भर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे उत्तराखंड की युवा प्रतिभाओं को उचित मंच मिले। ये महोत्सव प्रदेश की प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर देगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में राज्य के सभी जिलों के प्रतिभागी युवा शामिल होंगे और खेलों के माध्यम से उनमें अनुशासन, खेल भावना और नेतृत्व कौशल विकसित होगा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये घोषणा की थी कि सभी सांसद 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं कराएं। उस कड़ी में सब जगह प्रतियोगिताएं हो रही है। 29 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था। तो मेरा नोडल जिला देहरादून होने के कारण देहरादून में जो खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर को उसका शुभारंभ होगा। ऋषिकेश की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी निर्जा गोयल ने एक नया इतिहास रच दिया है। निर्जा ने व्हीलचेयर पर बैठकर शिवपुरी में 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग कर अचंभित कर दिया। निर्जा का दावा है कि वो भारत की पहली महिला पैरा खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्हीलचेयर पर इतनी ऊंचाई से बंजी जंपिंग की है। जंप के बाद निर्जा ने कहा कि उन्हें जरा भी डर नहीं लगा और ये क्षण उनके जीवन का सबसे प्रेरणादायक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि वो हर उस व्यक्ति के लिए उदाहरण बनना चाहती हैं जो खुद पर विश्वास रखता है। तो दिनेशपुर से उत्तराखंड की सब जूनियर और जूनियर टारगेट बॉल टीमें भोपाल के लिए रवाना हो गई हैं। ये टीमें मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होने वाले 12वें राष्ट्रीय टारगेट बॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। रवाना होने से पहले खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने और खेल में अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है। इस अवसर पर उत्तराखंड टारगेट बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नारायण पाल ने खिलाड़ियों को किट वितरित किए। खिलाड़ी इसमें बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, ये भी कहा गया। और वहीं वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप भट्ट ने खिलाड़ियों से नशामुक्त समाज की मिसाल पेश करने की अपील की। तो दिनेशपुर से खिलाड़ियों के रवाना होने पर स्थानीय लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया। सच्चाई यह है कि दिनेशपुर क्षेत्र में नशे का कोई सौदागर नहीं है यहाँ पर, खासकर स्मैक का। लेकिन यहाँ पर स्मैक कई लोग पी रहे हैं, तो हमारे द्वारा पिछले साल भी और इस साल भी काफी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अभी भी जो भी सूचना मिलती है उस पर हम तत्परता से कार्रवाई करते हैं। हमारे थाना स्तर पर भी एएनटीएफ का गठन है तथा जिले स्तर पर भी एएनटीएफ का गठन है। हमें जो भी सूचना मिलती है हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। और नशे में जो भी जिसके खिलाफ भी जिस मात्रा में अवैध नशे की चीजें पकड़ी जाती हैं, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम हो, चाहे शराब हो, इस खेल को पोषित करेंगे। अब ये परफॉर्मेंस इनकी जो भोपाल में आएगी तो ये मैं इनसे या हारे या जीते इनसे मिलूंगा। नया खेल है और प्रयास कर रहे हैं। 10 दिन से बच्चे यहाँ हैं कि इन्होंने कोचिंग की है। 6 दिन का भोपाल का इनका वो है। और ये सारी चीजें कोई ऐसा नहीं है हवा में हो जाती है, इसके लिए पैसे से भी खर्च होते हैं, तमाम चीजें होती है। तो इनकी मदद करूंगा और ये बच्चे जीत पाएंगे। उत्तराखंड के जो बाई बर्थ और जन्मजात जो बच्चे हैं उनमें स्टेमिना ज्यादा ही होता है और उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदेश का नाम रोशन करेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अब बद्रीनाथ धाम में 25 नवंबर तक यात्रा जारी रहेगी। इस बार रिकॉर्ड 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। अपर सचिव मुख्यमंत्री
बशिंदर तिवारी ने बताया कि कठिन परिस्थिति और मानसून के बावजूद ये संभव हुआ, जिसके श्रेय सरकार के बेहतर प्रबंधन को दिया जाता है। यात्रा रही, अगर आप ओवरऑल वैसे देखें तो लगभग 50 लाख का आंकड़ा तक श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। यद्यपि बीच में मानसून सत्र में या जो मानसून का हमारा इस बार का सीजन रहा, वो लगातार बारिश रही और भारी बारिश रही, जिसकी वजह से कई जगह तो आपदाएं भी आई, दूसरे सड़कें भी बाधित हुई और मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस भी अच्छे से नहीं चल पाई। तो बीच में यात्रा बाधित हुई, तथापि यात्रा की शुरुआत में व्यवस्था अच्छी की गई थी और बारिश खत्म होने के बाद भी जो सड़कें थी उनका मरम्मत करने का, पुलों को मरम्मत करने का, उनको बनाने का काम तेजी से किया गया। हल्द्वानी जेल का संयुक्त निरीक्षण जिला जज हरीश गोयल, डीएम ललित मोहन रायल और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने किया, जहां इस दौरान जेल में बंद कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। तो वहीं इस दौरान नैनीताल के डीएम ललित मोहन रायल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को निःशुल्क चिकित्सा, विधिक सहायता और स्किल डेवलपमेंट की सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर नियमित निरीक्षण किया गया। इसमें जिला जज साहब, एसएसपी साहब और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों ने संयुक्त रूप से इस कारागार की स्थितियों को देखा, बंदियों से भी फीडबैक लिया गया। तो ये देखा गया कि सबको निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता और विधिक सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए। जो सिद्ध दोष बंदी हैं, इनके जो हुनर के काम हैं, उनके जो हस्त कौशल के काम हैं, तो उसको भी देखा गया। यहाँ जो अधीक्षक हैं कारागार के, उन्हें कहा गया है कि वो अगर और ट्रेड्स चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट से हम लोग उसको देखेंगे। देहरादून में राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवासी उत्तराखंडी 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में एकत्र होंगे। इस अवसर पर दूसरे प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक दिवसीय सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा पर अपने विचार रखेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड सहित अन्य राज्यों से 200 प्रवासियों ने पंजीकरण कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का सिलसिला शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मंच प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने और राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन 2 सत्रों में आयोजित होगा। नहीं, आपने पूछा इस बार ये रखा है कि देखिए, पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है। हमें विकास भी चाहिए, पर्यावरण का संतुलन भी बना रहना चाहिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एक सत्र उस पर डेडिकेटेड होगा कि कैसे हम लोग विकास के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित कैसे करें, उस पर चर्चा होगी। और दूसरा सत्र ये होगा कि जो सामाजिक सेक्टर है हमारा, जिसमें हमारे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सब विषयों पे, संस्कृति पे भी चर्चा होगी। तो 2 सत्र हैं मेनली, और ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि प्रवासी आपस में भी वार्ता कर सके। उत्तराखंड के जो यहाँ पे हमारे मंत्रीगण हैं, अन्य प्रबुद्धगण हैं, उनके साथ भी उन पर चर्चा हो सके। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।